जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आपके हमारे चैनल पर खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। आज हम देखेंगे फर्स्ट ईयर स्टार्स की चैप्टर नंबर 2 की सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखा था। आज हम लोग 2 की डेफिनेशंस को देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 1 एंड 2 जो कि है फर्स्ट ईयर स्टार्स पंजाब टेक्स्ट बुक का, उसके आपको न्यूमेरिकल नहीं आते बोर्ड में, ठीक है। आपको फर्स्ट और सेकंड की सिर्फ डेफिनेशंस को प्रिपेयर करना होता है। तो मैं आपके साथ सारी की सारी उन डेफिनेशंस को शेयर कर रही हूँ। सकते हैं अगर वो डेफिनेशन के साथ मैच हो रही है तो आप पहले उसको प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। जिन किताब से आपने याद करना है, आप जिस भी बुक से याद किया हो, ठीक है। अगर आप लोग लास्ट स्टेज में याद कर रहे हैं तो आपने अजीम नोट्स में से उसको याद कर लेना है। बहुत इजी वर्डिंग में बहुत अच्छा लिखा हुआ है वहां पर, ठीक है। आप एमसीक्यूज की भी तैयारी वहां से कर सकते हैं। वहां बहुत डिटेल में फॉर्मूला और क्वेश्चंस के अंदर से, डेफिनेशंस के अंदर से सारे एमसीक्यूज निकाल कर वहां पे आपको दिए गए हैं। आप उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। जी टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की सारी डेफिनेशंस हैं, तो डेफिनेशन नंबर 1 की तरफ चलते हैं जो कि है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जी नंबर 1 डेफिनेशन हमारे पास है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जी देखिए, नाम से ही जाहिर हो रहा है किस चीज को प्रेजेंट करना, ठीक है। डाटा को इतना आसान बनाया जाता है, इतना समझने के काबिल बनाया जाता है ताकि वो आसानी से एनालाइज हो सके। डाटा को ये प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। डाटा को इस कदर आसान बना दिया जाता है ताकि हम उसको अच्छे से समझ सके, उसको एनालाइज कर सके, ठीक है। डाटा को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। अब इसके कुछ मेथड्स हैं, किस तरीके से, किस तरह से डाटा को आसान बनाया जाता है, किन तरीकों पर अमल किया जाता है। अब हम देखेंगे डाटा को प्रेजेंट करने के मेथड्स। जी मेथड्स ऑफ presentation of data. Methods of presentation of data. Number 2, presentation of data. जी जिसमें नंबर 1 हमारे पास जो है मेथड आता है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास आ गया क्लासिफिकेशन। जी नंबर 2 हमारे पास आ गया टैबुलेशन। मैं अभी इसको डिटेल में बताऊंगी कि आखिर ये मेथड क्या क्या है और क्या काम करते हैं। जी नंबर 3 मेरे पास आ गया ग्राफ्स। और नंबर 4 मेरे पास आ गया डायग्राम्स। जी ये जो 4 मेथड्स लिखे हैं इसको मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। नंबर 1 क्लासिफिकेशन है जो कि डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। जो कि रो डाटा होता है, अरेंज नहीं हुआ होता तो उसको अरेंज करके ग्रुप में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये आसान करने का एक तरीका है डाटा को। नंबर 2 मेरे पास है टेबुलेशन। इसमें डाटा को रो एंड कॉलम्स में अरेंज किया जाता है, ठीक है। जो चीज रो में आनी है उसको रो में करना और जो चीज कॉलम में आनी है उसको कॉलम में करना है। नंबर 3 हमारे पास है ग्राफ्स में। देखिए डाटा को लाइन और कर्व्स में किया जाता है ताकि डाटा को और ज्यादा जो है हम लोग सिंप्लीफाई कर सके, उसको और ज्यादा समझने में आसानी हो सके, ठीक है। लास्ट वन हमारे पास है डायग्राम। देखे पाई चार्ट और बार चार्ट की शक्ल में हम लोग डाटा को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डायग्राम्स के जरिए हम लोग डाटा को अगर प्रेजेंट करेंगे तो वो भी एक आसान तरीन तरीका है, ठीक है। हम लोग करते हैं डेफिनेशन नंबर 3 की तरफ जो कि हमारे पास है क्लासिफिकेशन। डेफिनेशन नंबर 3 की तरफ जो कि हमारे पास है क्लासिफिकेशन और उसकी टाइप्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको भी यहाँ पे भी बताया था कि क्लासिफिकेशन क्या काम करता है, डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड करता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड करता है, इसका तो यही काम देगा। आगे से हम इसकी टाइप्स फर्दर देखेंगे कि इसकी टाइप्स आखिर क्या है। 1 वे क्लासिफिकेशन एंड 2 वे क्लासिफिकेशन। 1 वे और नंबर 2 मेरे पास है 2 वे। देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा है, अगर डाटा को एक बेस पर क्लासिफाई किया जाएगा तो उसको 1 वे बोलेंगे और अगर डाटा को 2 बेसिस पर क्लासिफाई किया जाएगा तो उसे 2 वे बोलेंगे, ठीक है। इसमें मल्टीपल भी आता होता है, 2 से ज्यादा अगर तरीके से क्लासिफाई करें तो ये उसमें आएगा, ठीक है जी। आगे हमारे पास डेफिनेशन है टेबुलेशन की, ठीक है। नंबर 4 हमारे पास डेफिनेशन है टेबुलेशन। टेबुलेशन भी मैंने आपको बताया था कि डाटा को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे अब आएंगे 3 तरीके से अरेंज किया जाता है जी। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 डबल, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स। अब ये 3 तरीके क्या हैं?
डाटा को रोज एंड कॉलम्स में तो हम लोग करेंगे ना, टेबुलेशन का काम ही है कि डाटा को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करना। लेकिन आखिर ये तीन तरीके क्या है जिसमें हमारे पास सिंपल, डबल और कॉम्प्लेक्स है। देखिए यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स में डाटा को अरेंज किया तो मैंने फर्स्ट कॉलम में ले लिया नाम, ठीक है, और सेकंड में मैंने ले लिया एज। जी फॉर एग्जांपल मैंने ये एक टेबल ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे नाम मैं ले लेती हूँ अली, यहाँ नाम मैंने ले लिया अली, और सेकंड में मैंने नाम ले लिया सारा। अली की एज मैंने 17 लिख दी और सारा की एज मैंने 16 लिख दी, ठीक है। यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं डाटा को क्लासिफाई कर रही हूँ, ठीक है। अब डबल में क्या होगा, एक कॉलम का इजाफा हो जाएगा, यानी कि अब मैं क्लासिफाई कर रही हूँ एज के साथ, साथ मैंने उसका जेंडर भी ले लिया है। जी नाम वही रहेगा अली और दूसरा नाम रहेगा सारा, एज भी वही रहेगी। अब यहाँ पे मैंने देखे दो चीजों से उसको क्लासिफाई कर, दो कैटेगरीज जो है मैंने ऐड कर दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अली का जेंडर आ जाएगा मेल है और सारा का जेंडर आ जाएगा ये फीमेल है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स में देखें आप लोग दो से ज्यादा लेंगे, ठीक है। डबल में दो थे, दो से ज्यादा तीन हो जाएंगे, तीन से ज्यादा आप चार भी ले सकते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन है ना। तो यहाँ पे देखें मैंने अगर ले लिया नेम ले लिया एक कॉलम, साथ मैंने एज का कॉलम ले लिया, साथ ही जेंडर का है, और एक और कॉलम मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे मार्क्स का, ठीक है। देखें नेम वही अली और सारा, 17 एज, 16 एज, मेल फीमेल, यहाँ पे 92, ठीक है, और यहाँ पे 98, यहाँ पे मैंने इनके मार्क्स को भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं टेबल के जरिए, तो ये मेरे पास एग्जांपल थी सिंपल की, डबल की और कॉम्प्लेक्स की। जी आगे चलते हैं, आगे हमारे पास डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर 5 टेबल। डिफाइन टेबल। जी टेबल की डेफिनेशन भी टेबुलेशन से मिलती है कि हम लोग जो है डाटा को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करते हैं, ये भी काम किसका है, टेबल का। लेकिन टेबल के कुछ पार्ट्स हैं जो कि एग्जाम में अलग से भी पूछे जाते हैं कि टेबल के पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब हम लोग को देखेंगे, नंबर 1 हमारे पास आ जाता है जी टाइटल। जी नंबर 1 टेबल का पार्ट हमारे पास आ जाता है टाइटल। टाइटल। नंबर 2 मेरे पास आ जाता है कॉलम कैप्शन एंड बॉक्स हेड। इसको दो नाम से बुलाया जाता है, कॉलम कैप्शन और इसका दूसरा नाम है बॉक्स हेड। सेकंड हमारे पास है रो कैप्शन एंड स्टब। इसको रो कैप्शन भी बोलते हैं और स्टब भी बोलते हैं। अब हम डिटेल से देखेंगे इनका काम क्या है। एंड स्टब। जी नंबर 4 पे हमारे पास आ जाएगा बॉडी, और नंबर 5 हमारे पास है प्रीफेटरी नोट। नंबर 6 हमारे पास है सोर्स नोट, और नंबर 7 पे मेरे पास है फुट नोट। ये थोड़ा सा शफल हो गया, आप इसको अरेंज इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम लोग अरेंज की बात करें तो फुट नोट ऊपर आएगा और सोर्स नोट नीचे आएगा, ठीक है। देखिए अब टाइटल, टाइटल में काम करता है, आपने किसी टेबल को नाम दे दिया, ठीक है। अब एक टेबल किसी नाम से पहचाना जाएगा कि ये इसका टाइटल और ये इसका काम है, ठीक है। तो टाइटल एक चीज, टेबल को हमने उसका नाम दे दिया, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास है कॉलम कैप्शन एंड बॉक्स हेड। देखिए कॉलम में किस चीज को डिफाइन किया जा रहा है, कॉलम में किस चीज को हमने जो है डिस्प्ले किया हुआ है, किस चीज के बारे में हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे वो बताया जाएगा। और रो में हमने कौन कौन सी चीजें ऐड की हुई हैं और वो कौन कौन सी चीजों के बारे में बता रहा है, तो रो उस चीज को डिफाइन करेगी। बॉडी, देखिए फॉर एग्जाम्पल अब मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है एक टेबल, तो ये जो चीज मैंने यहाँ पे सर्कल करना चाह रही हूँ, तो ये इसकी बॉडी है। ये ऊपर हाइडिंग्स को, टाइटल को छोड़ के, ये टाइटल वही आ गया ना। तो ये अंदर की जो जितनी भी हम लोगों ने चीजें डिस्प्ले करवाई हैं वो सारा इसकी क्या है, बॉडी है, ठीक है। आगे हमारे पास आ गया जी
प्रीफेटरी नोट, टेबल के स्टार्ट में जो है एक नोट दिया गया था जिसको हम प्रीफेटरी नोट बोलते हैं, जिसमें सारी एक्सप्लेनेशन डिफाइन की गई होती है। ठीक है, आगे हमारे पास है जी फुट नोट आएगा, फिर सोर्स नोट आएगा। फुट नोट जो होता है टेबल के वेरी लास्ट में यहाँ पे दिया गया होगा और यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है दी गई होंगी। ठीक है, और सोर्स नोट जो कि लास्ट पे होता है, ये भी टेबल के लास्ट पे होता है, लेकिन ये रेफरेंस होता है कि आपकी टेबल के अंदर जो मटेरियल है या टेबल का जो सारा डाटा है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये रेफरेंस नोट होता है एक तरह से। जी आगे चलते हैं डेफिनेशन नंबर 6 की तरफ। डेफिनेशन नंबर 6 हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्लास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लास फ्रीक्वेंसी। जी आखिर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड करती है और देखती है कि आया कि एक वैल्यू टेबल में कितनी बार लाई कर रही है। इसको मैं आपको एग्जांपल से ही समझाऊंगी, ये इसी तरह से समझ आएगी। और क्लास फ्रीक्वेंसी जो है इससे बहुत ज्यादा इसका इंटररिलेट करता है इस काम से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, और हम लोग इसको डिनोट करते हैं एफ से, फ्रीक्वेंसी का नाम है। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डाटा लिखती हूँ, मैं यहाँ पे एक डाटा लिख रही हूँ, देखिए 45 50 51 52 53 एंड 54, ये मैंने डाटा लिखा। ये रो डाटा है, ये अरेंज नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। यहाँ पे मैं इसको अरेंज कर रही हूँ, मैंने इसको नाम दे दिया है क्लास का। ठीक है, ये फर्दर आपके थर्ड चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है चीजें, तो आप इसको अच्छे से समझे। ठीक है, मैंने इसको रेंज इस तरह से किया कि जो वैल्यू है मैं इसको वन टाइम यहाँ पे लिखूंगी 45 50 51 52 53 एंड 54। ठीक है, और नेक्स्ट मेरे पास कॉलम बनेगा फ्रीक्वेंसी का, जो कि क्लास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, दोनों चीजें हम लोग एक ही टेबल में देखेंगे। अब मैंने बताया कि डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और देखा जाता है कि आय की वैल्यू कितनी बार एक टेबल में लाई कर रही है। देखें 45 जो हमारे पास वैल्यू है वो टेबल में कितनी बार आई है, 2 दफा ही आई है ना, तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में लिख दूंगी 2। ठीक है, और 50 देखें एक दफा ही आई है, 51 भी एक ही बार है, और 52 भी एक ही बार है। 53 जो है हमारे पास 1 2 3 3 दफा है, और 54 2 दफा है। तो यही काम था, क्लास ग्रुप में जो है हमने डिवाइड किया और उसको अरेंज किया। जी तो ये मेरे पास था जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये बता रही है कि हमने डाटा को अरेंज किया है और ये कितनी बार डाटा में लाई कर रही है, फ्रीक्वेंसी हमें ये बता रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो कि है डेफिनेशन नंबर 7। डेफिनेशन नंबर 7 हमारे पास है क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्री। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास डेफिनेशन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है काम, तो आपने उसको इतने ध्यान से समझना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर नंबर 3 में भी आपके काम आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में जो आपने लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं न्यूमेरिकल, सेकंड में तो नहीं है, लेकिन जो थर्ड में आप लोगों ने करने हैं वो सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो वो चैप्टर इजीली आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास है जी क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्री, डेफिनेशन नंबर 7। क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्री। जी मैं आपको उसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जिस तरह से मैंने अभी यहाँ पे क्लासेस ली हैं, क्लासेस मैंने ली हैं इस तरह से, ये मैंने ली है क्लासेस। ठीक है, ये आपको गिवन होंगी। यहाँ पे जो मैंने क्लासेस ली हैं, मेरे पास क्लासेस हैं 86 से 90, 91 to 95 and 96 to 100। मैंने 3 क्लासेस ले ली फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, और मैं फ्रीक्वेंसी ले लेती हूँ 1 2 एंड 3। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये डाटा ले दिया है। देखें अब ये क्लास लिमिट क्या है, ये वाली साइड जो है ना ये हमारे पास लोअर क्लास लिमिट होगी और ये वाली साइड मेरे पास अपर क्लास लिमिट होगी। ठीक है, आप देख भी सकते हैं 86 छोटी है और 91 बड़ा है। ठीक है, 86 वाली वैल्यू हमारे पास छोटी है और 90 हमारे पास बड़ी वैल्यू है। ठीक है,
और यहाँ पर भी 91 छोटी है, 95 बड़ी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लोअर क्लास बाउंड्री को और ये अपर क्लास लोअर क्लास लिमिट को और ये अपर क्लास लिमिट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्लास लिमिट्स का, ठीक है, लोअर एंड अपर क्लास लिमिट का। अब ये क्लास बाउंड्री क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखें, अगर आपकी लोअर और अपर क्लास लिमिट मैच नहीं कर रही, सेम नहीं है, ठीक है। देखिए ये 90 है तो ये 91 है, ये 95 है तो ये 96 है, ठीक है। इसको सेम बनाने के लिए हम लोग क्लास बाउंड्री बनाते हैं। क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं, अगर सिंपल वैल्यू है तो आपने 0.5 की वैल्यू 0.5 यानी कि देखें पॉइंट, देखिए 0 पॉइंट जो है आपका फिक्स है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि 0 पॉइंट आपका ये फिक्स है। इसके बाद कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यूज जो है ऐड होंगी, ठीक है। देखिए 86 है तो मैंने आपको बताया 0.5, अगर सिंपल वैल्यूज है तो सिर्फ 0.5 को ही लेकर आपने चलना है, ठीक है। और अगर फ्लोट में वैल्यू आ जाएगी तो भी हम लोग उसको भी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने अगला कॉलम बना लिया है सीबी का, जिसको फुल फॉर्म में बोलेंगे क्लास बाउंड्री। तो यहाँ पे मैं करूंगी माइनस और यहाँ पे मैं करूंगी प्लस, किसको 0.5 को, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे 86 को माइनस कर रही हूँ 0.5 के साथ, तो मेरे पास वैल्यू आएगी, मेरे पास वैल्यू आ रही है 85.5, तो मेरी फर्स्ट क्लास बाउंड्री है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे मैंने कहा अपने वैल्यू को ऐड करना है तो 90 प्लस 0.5, तो मेरे पास वैल्यू आती है 90.5, ये मेरी सेकंड वैल्यू आ गई, क्लियर। यहाँ पे माइनस करना है और यहाँ पे प्लस करना है, 91 माइनस 0.5, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास वैल्यू आती है ये माइनस करके 90.5 और ये मेरे पास आ जाएगी 95.5, 0.5 को यहाँ पे ऐड करके फिर यहाँ पे माइनस करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 95.5 और यहाँ पे वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10.5। देखें अब आपकी लोअर और अपर क्लास बाउंड्री सेम आ रही है कि नहीं आ रही। देखें 90.5 है तो जब भी 90.5 है, 95.5 है तो जब भी 95.5 है, तो यहाँ से हमें आइडिया होता है तो हमारी क्लास बाउंड्री बिल्कुल ठीक बन रही है, ठीक है। इस तरह से क्लास बाउंड्री को बनाते हैं सिंपल वैल्यूज में। अगर आपके पास फ्लोट में वैल्यूज आ जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल यही वाली वैल्यूज अगर आपके पास आ गई हैं, ये अब क्लासेज है आपकी, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई तो मैंने आपको बताया था 0 पॉइंट फिक्स है, 0 पॉइंट फिक्स है। अब इसके बाद कितने जीरो का इजाफा होगा ये आपको बताएगी वैल्यू। देखिए पॉइंट के बाद अगर एक वैल्यू है तो एक जीरो आ जाएगा और साथ 5 लगा देंगे, इधर माइनस और इधर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। आपके पास वैल्यू आ गई है 85.55, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, दो वैल्यूज है पॉइंट के बाद तो डबल जीरो आ जाएगा साथ 5, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। इस तरह से हम वैल्यूज को लेकर चलते हैं, अपनी क्लास बाउंड्री को बनाते हैं। मजीद क्लियर आपको होगा जो हम इसको प्रॉपर एक लॉन्ग क्वेश्चन के सूरत में करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। डेफिनेशन नंबर 8 की तरफ, जो कि हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, ठीक है। वो भी अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको करते हैं। डेफिनेशन नंबर 8 हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इसको शॉर्ट में बोलते हैं CF। क्लास बाउंड्री और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपस में बहुत ज्यादा डीप जो है ताल्लुक है, ठीक है। अब देखिए CF निकालने का क्या तरीका है। CF निकालने का ये तरीका है कि मैं आपको जो है करके बता दूं, तरीके समझ आ जाएगा, बजाय इसके मैं आपको इंग्लिश सुनाऊं यहाँ पे बैठ के, ठीक है। देखें फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू वैसी आएगी, अगर 1 लिखी हुई है तो 1 वैसी आएगी, नेक्स्ट उसमें ऐड हो जाएगी 2 + 1 3, ठीक है, नेक्स्ट उसमें ऐड हो जाएगी 3 + 3 6, ठीक है। ये है जी CF निकालने का तरीका, बस फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू वैसी और नेक्स्ट उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये थी हमारे पास ये था हमारे पास CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। आगे हमारे पास आता है क्लास मार्क और अगली डेफिनेशन हमारे पास आती है क्लास इंटरवल। जी क्लास मार्क, जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, और नंबर 10 में मेरे पास आ जाएगी क्लास इंटरवल। ये सारे कॉन्सेप्ट इस टेबल के साथ ही मैच करने हैं, इसलिए मैं आपको उसको करके बता दूंगी। क्लास मार्क क्या होता है, एक्स, अगर आपने एक्स निकालना है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक्स निकालना है, ठीक है, तो मेरी जो लोअर अपर क्लास लिमिट है, ये देखिए ये वाली जो मेरी क्लासेस है, मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, यानी कि 86 + 90 को ऐड करूंगी और वैल्यूज 2 हैं तो मैं इसको 2 पे डिवाइड कर दूंगी, इनको
प्लस करके और डिवाइड बाई 2 करके जो भी वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी, ठीक है। अब 91 और 95 को प्लस करूंगी और 2 पे डिवाइड करूंगी, जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। मेरे पास अभी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। 96 और 100 को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिख देंगे जी। ये क्लास मार्क का काम था, इसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, मिड पॉइंट, और मीन है, इसको मीन भी बोलते हैं, जो कि थर्ड चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास है डेफिनेशन नंबर 10 जो है क्लास इंटरवल। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एज, ठीक है, स्मॉल एज से हम इसको डिनोट करते हैं। अब ये इंटरवल क्या होता है, देखें डिफरेंस होगा। अब मुझे बताया ये लोअर और ये जो अपर क्लास लिमिट है, इनका आपस में डिफरेंस क्या है, इनका क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। देखें 5 का डिफरेंस आ रहा है, 86 से 91। अगर आप 91 से 86 माइनस कर रहे हैं तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, 96 से 91 माइनस कर रहे हैं तो 5 का डिफरेंस। इस तरह से अगर सारी क्लासेस लिखी होंगी सबका एक ही इंटरवल आएगा, ठीक है। किसी का 10 का, किसी का 15 का, यहाँ पे जो है वैल्यूज का 5 का डिफरेंस लिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एच भी 5 होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू 10 का डिफरेंस लिया होता, यहाँ पे लिखा होता 5, 15, 25, ठीक है। इस तरह से क्लासेस ली गई होती है वाली, ठीक है, ये सारी क्लासेस। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसका डिफरेंस है, 10 का। तो मेरे पास यहाँ पे इंटरवल क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे इंटरवल 10 होगा, अगर मैं इस चीज को लेकर चलूँ, ठीक है। ये था जी क्लास इंटरवल को देखना। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है ग्राफ और उसकी टाइप्स जी। डेफिनेशन नंबर 11, ग्राफ्स एंड टाइप्स जी। ग्राफ्स का जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया है, डिफरेंस के डाटा को लाइन और कर्व्स में शो किया जाता है, ठीक है। डाटा को लाइन और कर्व्स में सारा डाटा समझाया जाता है एनालाइज करने में उसको, ताकि इजीली हम उसको एनालाइज कर सके। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, जिसमें नंबर 1 हिस्टोग्राम आ जाती है, ठीक है। नंबर 2 पॉलीगॉन आ जाती है। नंबर 3 में हमारे पास कर्व आ जाती है। नंबर 4 में हमारे पास ओजाइव आ जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको जो है बता दिया है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये 4 जो है इसकी टाइप्स हैं। आगे चलते हैं, डेफिनेशन नंबर हमारे पास आ गया है 12। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और कंसेप्ट बेस है, ठीक है। 12 में हमारे पास हिस्टोग्राम एंड हिस्टोरीग्राम का डिफरेंस आ जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। हिस्टोग्राम क्या होता है और हिस्टोरीग्राम क्या होता है जी। देखिए हिस्टोग्राम क्या है, ये डाटा को जो है बार्स में शो करता है, ठीक है। डाटा को एक बार, अगर आपने ये वाली डायग्राम देखी हो, इस तरह से जो डाटा शो हो रहा होता है, तो ये जो है हमारे पास एक हिस्टोग्राम होता है, ठीक है। और अगर हिस्टोरिग्राम की बात करें, द ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज, इसका हिस्टोरिग्राम जो ग्राफ सीरीज के टाइम को शो कर रहा है वो हमारे पास क्या है, हिस्टोरिग्राम है, ठीक है। इन सब की डेफिनेशन जो कि 2 नंबर के लिहाज से आपने याद करनी है, अजीम नोट से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी और किताब से याद की हुई है तो वो वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मकसद है आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को बताना और समझाना, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास लीस्ट एंड लास्ट वन डेफिनेशन रह जाएगी, ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। देखिए अभी मैंने आपको पीछे ग्राफ की टाइप्स बताई, जिसमें ओजाइव भी था, ठीक है। ओजाइव और पाई चार्ट, इनका डिफरेंस आया था। पाई चार्ट की अलग से डेफिनेशन भी आती है, ठीक है, आपने उसको भी याद करना है। और आपने जो है उसका जो उसकी डायग्राम है 360 डिग्री की एंगल की, आपने वो भी करनी है, बनानी है, ठीक है। अब देखिए ओजाइव का काम ये होता है कि एक लाइन ग्राफ जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, जब हमने यहाँ पे पढ़ा कि ओजाइव का काम होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो करना, ठीक है। और जो पाई चार्ट है उसका काम होता है डाटा के प्रोपोर्शन को दिखाना, ठीक है। डाटा के प्रोपोर्शन को दिखाती है, ये क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज होती है पाई चार्ट, ठीक है। और जो हमारे पास ओजाइव है ये कंटिन्यूस डाटा के लिए यूज होती है, ठीक है। कंटिन्यूस डाटा को ये शो करती है। ये पाई चार्ट और हमारे पास ओजाइव का डिफरेंस था। आगे हमारे पास लास्ट डेफिनेशन रह गई है ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। देखें अगर आपने न्यूमेरिकल करने हैं ना 3rd चैप्टर में, 4th चैप्टर में, 5th चैप्टर में, आगे जिस तरह भी आपने न्यूमेरिकल करने हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसकी 2 डिस्ट्रीब्यूशन बनी होगी, एक ग्रुप एक अनग्रुप। अब आपने खुद डिसाइड करना है क्वेश्चन को देख के कि यहाँ पे आया कि मैंने ग्रुप का फॉर्मूला लगाना है कि मैंने यहाँ पे अनग्रुप का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। देखें सिंपल सी सादा सी बात है, जो चीज आपको टेबल में गिवन होगी, ये देखें ये टेबल है ना बना हुआ, टेबल में और फ्रीक्वेंसी के साथ गिवन होगी, वो आपके पास ग्रुप है, ठीक है। और जो चीज आपको रो डाटा में गिवन होगी, ये देखिए ये रो डाटा है और फ्रीक्वेंसी मैंने इसकी खुद बनाई है, ठीक है। कितनी बार जो है वैल्यू लाया कर रही है, ये मेरे पास नहीं थी, ठीक है। जो डाटा
रो में गिवन होगा और विदाउट फ्रीक्वेंसी गिवन होगा वो अनग्रुप है, और जो डाटा क्लासेस में गिवन होगा और विद फ्रीक्वेंसी होगा जी वो ग्रुप है। ठीक है, ये जी था इसका आसान सा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देख लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले। जी हमारे पास ये 13 डेफिनेशन थी जो कि मैंने आपको सारी बता दी, सारी की सारी बता दी सेकंड चैप्टर की। यही डेफिनेशन अगर आप कर जाए ना आप पास है। ये देख लें 7 से जो है 6 तक तो आपने याद करनी है, 7 से सारा कॉन्सेप्ट बेस है जो कि मैंने आपको समझाया। और आप देख रहे हैं 7 से 13 तक आपको थर्ड चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, थर्ड चैप्टर जो आप करेंगे उसमें आप जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आनी है, क्योंकि ये है ही थर्ड चैप्टर का हिस्सा। ठीक है, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन में काम आएगी। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है तो अच्छी बात है। अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक लगा हुआ है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी जो है मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।